डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ आई इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे तमाम ही स्टूडेंट्स और वीवर्स को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान मुबारक आप सबको ही बहुत मुबारक हो। और दुआ है कि ये महीना आप सबके लिए ढेरों खुशियाँ लाए और बहुत ही बरकत के साथ, रहमत के साथ ये मंथ जो माह रमज़ान करीम है ये गुज़रे और इसमें आप को ढेरों कामयाबी भी मिलें। और इस महीने में स्टूडेंट्स हमने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है, साथ में रमज़ानों की जो दीगर जो है वो मसरूफियात हैं उसके साथ साथ स्टडी स्टूडेंट्स हमने कंटिन्यू रखनी है अपनी, और इसको जो है वो जारी रखना है ताकि हम अपनी जो है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैप्टर 7 ऑसिलेशन चल रहा है और उसका लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम है लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 4 आपको बताया था और लेक्चर नंबर 4 में हमने मास अटैच टू स्प्रिंग को जो है वो डिस्कस किया था, उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको कैलकुलेट किया था, उसकी डेरिवेशन की थी। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लें। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं हर मर्तबा कहता हूं आपको कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पेंडुलम का डेमो जो है वो बताता हूं और उसमें आपसे एक सवाल करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास ये एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम में हमारे पास क्या होता है कि एक स्ट्रिंग होता है और एक स्फेरिकल बॉब होता है। जब मैं इसको यहाँ से रिलीज कराता हूँ और इसको एक कंप्लीट ट्रिप जो है वो इस ये परफॉर्म करता है पेंडुलम, तो आप मुझे बताएं क्या इसको जिस पोजीशन से मैंने इसको रिलीज करवाया यहाँ से ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आया, क्या इसमें उतना ही टाइम लगेगा कि अगर मैं इसको यहां से इसका अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं और मैं इसको रिलीज कराऊं तो क्या ये उतने ही टाइम में वापस आएगा? तो ये जवाब आपने देना है, कमेंट सेक्शन में आप दें इसको, फिर हम इसी क्लास में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर ये पेंडुलम उतने ही टाइम पे वापस आएगा? क्या इसका जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा? इसको आप सोचें और कमेंट सेक्शन में बताएं जब तक कि हम आगे जो है वो इस पेंडुलम को देखते हैं कि पेंडुलम क्या सिस्टम है। स्टूडेंट्स, पेंडुलम हमारे पास है इट्स आइडियल पेंडुलम व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल बॉब ऑफ मास m एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। स्टूडेंट्स, ये एक इस तरह का जो है वो पेंडुलम होता है, इसको आइडियल पेंडुलम भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स होता है और ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है और इसके साथ एक स्फेरिकल बॉब लगा होता है। अच्छा, ये स्ट्रिंग जो होता है ये इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी कि इसमें जो है वो कोई स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती। ये जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि आप जो है वो इस तरह भी कह सकते हैं कि अनस्ट्रेचेबल है, कि ये खिंच नहीं सकता है। ये जो है वो इस तरह का स्ट्रिंग है। इसी तरह से जो बॉब है, यहाँ पर स्फेरिकल बॉब है, ये उसका मास m यहाँ पर लिया गया है। ये यहाँ पर जो है ये स्फेरिकल बॉब है और उसका मास m है। यहाँ पर जो स्फेरिकल बॉब है स्टूडेंट, उसका मास जो है वो एक बहुत ही स्मॉल मास यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, जिसको हम पॉइंट मास भी कहते हैं। क्योंकि आइडियल पेंडुलम है लिहाजा इसके पार्ट्स भी हमने आइडियली कंसीडर करने होते हैं, बट इसका जो डेमो है ये मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और इसको जो है स्टूडेंट्स परफॉर्म करने के लिए
आप किसी भी तरह का एक पेंडुलम बना सकते हैं ताकि इसका आप डेमो इजीली चेक कर सके। सो स्टूडेंट्स, इसको जो है वो हम इस तरह से समझते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक रिजिड सपोर्ट से ये एक पेंडुलम बंधा हुआ है, ये इसका मास है, और यहां से ये इसका रिजिड सपोर्ट है और ये स्ट्रिंग है इसकी। अब होता क्या है, इसको हम किसी एक पॉइंट तक जो है वो लेकर जाते हैं, किसी पोजीशन तक लेके जाते हैं और फिर इसको जो है हम रिलीज कर देते हैं, यहां से छोड़ देते हैं। ये पेंडुलम यहां पर है और यहां से जैसे ही हम छोड़ेंगे ये अपना वन कंप्लीट ट्रिप के लिए पहले आगे जाएगा मीन पोजीशन से होता हुआ, फिर यहां से दोबारा ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इस पेंडुलम का जो है वो हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसके मास का और इसके वेट का जो है वो हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं और फिर जो है इसकी हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इसकी टाइम पीरियड की डेरिवेशन जो है वो बनाते हैं। और साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां से इसको हम रिलीज कराएंगे और फिर ये मूव करता हुआ दोबारा आएगा, फिर इसका हम जो है टाइम पीरियड नोट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम जो है वो इसकी डेरिवेशन करते हैं और इसका टाइम पीरियड भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये इस जो मास है, पॉइंट मास पेंडुलम का, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है यहां पर। इसी तरह से ये इसके यहां पर दो कंपोनेंट यहां पर बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा स्टूडेंट्स स्ट्रिंग की लेंथ के एंटी पैरेलल बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ बनेगा, और दूसरा जो इसका कंपोनेंट बनेगा ये पेंडुलम की मोशन की डायरेक्शन में बनेगा यहां पर, और ये इसका जो है वो वेट होगा। तो ये वेट के हमने तीन कंपोनेंट बना लिए हैं, इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, यानी कि यहां पर जो हमने mg cos थीटा लिखा है ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और ये जो पॉइंट मास है ये इसका वाई कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट जो है वो इसकी मोशन की डायरेक्शन में होगा, और ये आप इस ट्राइंगल में यहाँ पे देख सकते हैं वाई कंपोनेंट यहाँ पे होगा क्योंकि मोशन इसी डायरेक्शन में है। और जो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पर ये जो है वेट का एक्चुअल वेक्टर है, यहाँ पर ये वेट का एक्चुअल वेक्टर है। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो बाकी इसके वेरिएबल्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, जो पेंडुलम है, इसकी स्ट्रिंग है, इसका एंगल बनेगा जब हम इसको किसी पॉइंट तक, पोजीशन तक लेके जाएंगे, तो ये जो है इसका एंगल बनेगा, और ये इसकी जो है वो लेंथ है, इसकी यहाँ पर जो है वो पेंडुलम की लेंथ, और इस पेंडुलम में एक फोर्स भी जनरेट होगा इसकी स्ट्रिंग के अंदर जिसको टेंशन कहा जाता है। तो टी जो है वो टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, जो पेंडुलम की लेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा इसके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेट सपोज के पेंडुलम जो है वो जिस पोजीशन पर हमने जो है वो इसको मूव करवाया है, ले जाकर उसको रिलीज करवाया है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम है। तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे जो है वो इसको हमने रिलीज करवाया है, और ये फिर जो है वो ऑसिलेट करेगा, तो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो हम कंसीडर करेंगे जो इसका एंगल बना है ये थीटा, ये भी बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, स्मॉल एंगल जो है वो हम कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये एक्स जो है ये इस जो पॉइंट मास है इस पोजीशन पर, यहां से इसके मीन पोजीशन तक का ये इसका प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है जो कि यहां पर आ रहा है। ये इसका मीन पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं, और सेंटर पोजीशन भी आप इसको कह सकते हैं। सेंटर पोजीशन या सेंटर पॉइंट है ये इसका, जहां से ये पेंडुलम होकर गुजरेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मास होता है या फिर पार्टिकल होता है वो अपनी मीन पोजीशन से ही ऑसिलेट करता है, यहां से भी पेंडुलम ये मीन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि जब ये यहां से मूव करेगा तो
इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी। स्टूडेंट्स, चूंकि पॉइंट मास जो है वो यहां से ऐसे मूव कर रहा है, तो हमने देखा कि जो इसका y कंपोनेंट है वेट का, वो जो है वो मोशन की डायरेक्शन में है, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पोजीशन पर जो है वो मूव कराना चाहती है, और एट द सेम टाइम जो इसका वेट का कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है। सो लिहाजा क्या होगा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमारे पास बराबर हो जाएगी y कंपोनेंट के वेट के, y कंपोनेंट के बराबर हो जाएगी। यहां पे हमने रीस्टोरिंग फोर्स को बराबर कर लेना है, लेकिन साथ में स्टूडेंट्स यहां पे हम माइनस साइन भी लगाएंगे। यहां पे माइनस साइन भी शो होगा। माइनस साइन क्यों शो होगा स्टूडेंट्स? जैसा कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में माइनस साइन पढ़ते हैं कि माइनस साइन जो है वो उस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है कि मोशन ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, के मोशन जो है पार्टिकल की या फिर बॉडी की वो जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। सो माइनस साइन इसी चीज को इंडिकेट कर रहा होता है, यहां पर भी हम यूज करेंगे। अब इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स जो कि ये वेट के जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर है, ये बराबर हो जाएगी mg और साइन थीटा के, क्योंकि y कंपोनेंट जो है वेट का ये हमारे पास बराबर होता है mg साइन थीटा के। सो लिहाजा mg साइन थीटा लिखेंगे, साथ में माइनस भी अपनी ही जगह पर आ जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमने यूज करना होता है न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि जब भी बॉडी मूव कर रही होती है तो वहां पर उसकी मोशन के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F किसके बराबर होता है? F बराबर होता है m a के। सो F की जगह हम रख देंगे यहां पर m a पुट कर देंगे। सो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, m a इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली इक्वेशन ये बन गई है। अब क्या है, ये m मास ऑफ बॉब है और ये भी मास ऑफ बॉब है, सो लिहाजा ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी a इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, यानी कि जो इस पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन है जिससे ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ g के ऊपर, एक्सेलरेशन d ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, और साइन थीटा एंगल के ऊपर। साइन थीटा एंगल यहां पर जो एंगल है इसके ऊपर, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा। अब हम इसको और भी तरीकों से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, a इज इक्वल टू माइनस जी, और यहां पर साइन थीटा की जगह हम सिर्फ ओनली थीटा रख देंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है थीटा के, यानी कि साइन थीटा जो एंगल है ये मच स्मॉलर है, बहुत ही छोटा है। कि जब हमने आपको बताया कि पेंडुलम को हमने जिस पॉइंट से रिलीज कराया है ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर जो एंगल होगा वो भी बहुत जो है वो छोटा एंगल होगा। लिहाजा साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं बराबर थीटा के, तो ये थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसकी जगह थीटा यूज कर लिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमने आगे इस इक्वेशन को लिखना है, g अपनी ही जगह पर रहेगा और थीटा यहाँ पर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। जैसे कि ये पेंडुलम जो है वो इसका पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, लिहाजा अब हम यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
जो है उसके पैरामीटर यहाँ पर यूज करेंगे। सो लिहाजा यहाँ पर थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा s अपॉन r के। जैसा कि हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है s अपॉन r के। s मींस आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, और जो r है ये हमारे पास डिस्टेंस होता है सेंटर पॉइंट से और एंड पॉइंट तक जहां से जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा होता है। यहाँ पर r क्या है स्टूडेंट, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये हमारे पास r होगा, क्योंकि जो फिक्स पॉइंट से जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है वहां से लेकर जो स्फेरिकल बॉब है या फिर जो है वो बॉब जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उसका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास r है, जिसको हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कह रहे हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है हमारे पास r बनेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये आर्क लेंथ जो है इसको हमने बराबर किया हुआ है इस डिस्प्लेसमेंट से, और ये डिस्प्लेसमेंट है x, जो कि इसके जो है वो प्रोजेक्शन को शो कर रहा है कि जो स्फेरिकल बॉब है ये किसी पोजीशन से सेंटर पोजीशन तक का जो इसका डिस्टेंस होगा, जिससे ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, वो x होगा। लिहाजा अब क्या होगा, पहले तो हम इसकी जगह s अपॉन r लिखेंगे। अब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस g, और s की जगह हम x लिख सकते हैं और r की जगह हम l लिख सकते हैं। यहां पर अगर आप चाहें तो इंडिकेट करवा दें, s जो है वो बराबर है x के, और यहां पर r हमारे पास बराबर है l के। तो यहां पर जो है वो हमने इस तरह से ये बराबर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो ये माइनस g अपॉन l और ये x हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप वैल्यू ऑफ g को कांस्टेंट ले लें, क्योंकि वैल्यू ऑफ g हमारे पास इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसकी वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं। और यहां पर अगर आप लेंथ ऑफ पेंडुलम को जो है वो फिक्स कर दें, अगर यहां पर जो लेंथ है इसको अगर फिक्स कर दें, तो ये दोनों एक कांस्टेंट का रेशियो बन जाएगा, जो कि आप इसकी जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहां पे आप लिख सकते हैं कि g अपॉन l इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट के बराबर है। अब स्टूडेंट्स अच्छा इसको कर दें हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ताकि हम इसको आगे यूज करेंगे टाइम पीरियड की इक्वेशन में, तो हमें ये जो है वो इक्वेशन चाहिए होगी। तो एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट जब भी आता है तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ लिखते हैं, जो कि बराबर है x के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसा कि हम एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही पढ़ते हैं। तो यहां पर भी इक्वेशन यही बता रही है कि जो एक्सेलरेशन है इस पेंडुलम का, वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा उसके डिस्प्लेसमेंट के। जितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा होगा, उतना ही जो है वो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ये जो है इक्वेशन इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स हमने टाइम पीरियड की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, सो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाएंगे। फॉर वैल्यू और इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे, और इक्वेशन 1 से पहले हमारे पास एक और इक्वेशन है, नो दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी।
So students, in uniform circular motion and simple harmonic motion, we have already studied that acceleration is equal to minus omega square x. यानी कि जो acceleration है वो बराबर है एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की। ये हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी। हम सिंपल पेंडुलम को भी रिलेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट से ही हम इसको जो है वो इसकी डेरिवेशन करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाएंगे। सो इसलिए हमने ये यूज की है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करते हुए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाएंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, comparing equation 1 and 2, minus ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू माइनस g अपॉन एल एक्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लिया है, तो इक्वेशन इस तरह से बन गई है। अब माइनस माइनस ये जो है वो प्लस हो जाएगा, x यहाँ से कट जाएगा, सो ओमेगा स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा g अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा रेडिकल जी अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। सो ओमेगा किसके बराबर हो गया? जी अपॉन एल के। एज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और यहां पे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह हम रखेंगे g अपॉन एल, और यहां पर t इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल अपॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ओमेगा यहाँ पर मौजूद है। ओमेगा की जगह हमने लिखना है अंडर रूट जी अपॉन एल, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर 2 पाई एल जो है वो रेसिप्रोकल में ऊपर आ जाएगा। सो एल ऊपर आ गया और नीचे जी जो है ये डिवाइड में आ गया। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया है। This is the formula for the time period of simple pendulum. सिंपल पेंडुलम के लिए ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। अब स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि टाइम पीरियड इज डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है। अब जितना जो है वो आप लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस पेंडुलम को, इस पेंडुलम जो है, ये जो पेंडुलम है हमारे पास, इसका अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे, अगर मैंने लेंथ छोटी की हुई है, इसको मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो टाइम पीरियड भी मेरे पास कम आएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा, लेंथ में इंक्रीज करता हूं, तो टाइम पीरियड भी इजाफा होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ गया है अभी। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल है ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम के, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम के प्रोपोर्शनल है, लिहाजा लेंथ बढ़ाई, टाइम पीरियड भी बढ़ गया। अब g क्या है? g जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर g को आप कम करेंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर पेंडुलम को आप किसी हाइट पर ले जाएं जहां पर g जो है वो कम हो जाए, वैल्यू ऑफ g हम जानते हैं कि एल्टीट्यूड के साथ साथ कम होती है। सो अगर माउंट एवरेस्ट पे अगर हम मेजर करें टाइम पीरियड
किसी पेंडुलम का, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो किसी पीक के ऊपर है, हाइट के ऊपर है, जहां पर वैल्यू ऑफ जी कम हो जाती है। तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी कम है, लेकिन वहां पर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा। अब इसी तरह से अगर हम सी लेवल के ऊपर टाइम पीरियड कैलकुलेट करें कंपेरेबल टू माउंट एवरेस्ट, तो वहां पर टाइम पीरियड हमें जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी बढ़ जाएगी, तो लिहाजा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो टाइम पीरियड वैल्यू ऑफ जी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें सवाल भी आता है कि वैल्यू ऑफ जी माउंट एवरेस्ट पे ज्यादा होगी या फिर टाइम पीरियड जो है वो माउंट एवरेस्ट पे ज्यादा होगा। अगर आप पेंडुलम को लेके जाएं माउंट एवरेस्ट पे, तो उस पे ज्यादा होगा, या फिर सी लेवल पे अगर कोई जगह आपको दी जाए सवाल के अंदर, उस पे ज्यादा होगा। सो ऑब्वियसली जब हम माउंट एवरेस्ट पे जो है वो लेकर जाएंगे पेंडुलम को, तो वहां पर ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कम है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होता है कि जब जो है वो इस तरह से वैल्यू ऑफ जी कम होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब इस पूरे फॉर्मूले में ना ही मास है और ना ही एम्पलीट्यूड है। हमने स्टार्ट में आपको बताया, जब आप जो है वो इस पेंडुलम को यहाँ पर किसी पोजीशन पर लेकर जाएंगे, तो मैंने आपसे पूछा सवाल, तो क्या इसका जो है वो टाइम पीरियड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सो स्टूडेंट, इसका टाइम पीरियड नहीं बढ़ता जब आप इसको किसी भी डिस्टेंस पर लेकर चले जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपने जो स्ट्रिंग है आपका, ये फिक्स होना चाहिए। जो पेंडुलम का स्ट्रिंग है ये फिक्स हो, तो उसके बाद आप एम्पलीट्यूड कितना भी बढ़ा दें, एम्पलीट्यूड आप कितना भी बढ़ा दें, डिस्टेंस आप जो है वो कितना भी बढ़ा दें, टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज जो टाइम पीरियड है ये जो है वो वैल्यू ऑफ जी और लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है। और अगर जो है वो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे तो ये पेंडुलम का जो रोटेशन है वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट। जैसे हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये बहुत तेजी से फिर दोबारा आएगा। जब हम इसको कम एम्पलीट्यूड से रिलीज करते हैं तो इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन हम जब ज्यादा एम्पलीट्यूड से इसको रिलीज करते हैं तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, ये ज्यादा स्पीड से जो है वो आता है। लिहाजा होता क्या है कि जो टाइम पीरियड है ये रिमेन सेम रहता है, ये कांस्टेंट रहता है एम्पलीट्यूड के बढ़ाने पर। एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं मतलब उसका डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, जो पेंडुलम है उसकी पोजीशन जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे उसकी स्पीड बढ़ रही है, उससे जो है वो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। जैसे कि हमें पता है कि जब हम किसी पोजीशन पर इसको लेके जाते हैं तो उतनी ज्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है, और उतनी ही फिर ज्यादा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है। सो लिहाजा होता क्या है इससे कि उससे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। और इसी तरह से अगर इस बॉब का अगर आप मास आप बढ़ाएंगे, अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे, तो उसका भी टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब भी टाइम पीरियड कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल मास का जो है वो स्फेरिकल बॉब लेते हैं, उसका टाइम पीरियड, और एक लार्जर जो स्फेरिकल बॉब होगा उसका भी टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, टाइम पीरियड पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक सिंपल पेंडुलम जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसके एमसीक्यूज भी जो है वो ई कैट के एग्जाम्स में जो है वो अक्सर आ जाते हैं। टाइम पीरियड के हवाले से आपसे सवालात पूछ लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए ऐसे, कॉरिस्पॉन्डिंग द मास ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है। इसी तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग टू द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, और कॉरिस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जी जो है वो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है। ये आपसे सवालात पूछ लिए जाते हैं एंट्री टेस्ट में भी। सो इसको जो है वो अच्छे से जहन में रख लें। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो इसमें कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें,
और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम फिर जो है वो इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का आगे का टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और इसका इंटर कन्वर्जन हम पढ़ेंगे और उसकी जो है वो इक्वेशन भी हम ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।